नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज हम जीडीपी पर बात करेंगे। क्या जीडीपी 2014 के बाद जीडीपी में सुधार आया है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था सुधरी है? जीडीपी देश के भीतर एक टाइप की पीरियड में जो कि प्रोड्यूस होती है, ये गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। जब इकोनॉमी हेल्दी होती है तो आमतौर पर बेरोजगारी का लेवल कम हो जाता है। बीते कैलेंडर यानी कि 2022 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पहली बार 3.5 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 3.50 लाख करोड़ डॉलर यानी कि 288 लाख करोड़ रुपए से ऊपर निकल गई है। जिस तरह मार्कशीट से पता चलता है कि छात्र ने साल भर में कैसा प्रदर्शन किया है और किन विषयों में वह मजबूत या कमजोर रहा है, उसी तरह जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है और इससे ये पता चलता है कि किन सेक्टर की वजह से इसमें तेजी या गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था से कितना अच्छा लाभ हुआ है और क्या चीजें किन चीजों का खराब प्रदर्शन हुआ है। अगर जीडीपी डेटा सुस्त है यानी कि इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है। यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है। 5% से अधिक विकास दर भारत का बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आज के इस मंथन में हम बात करेंगे जीडीपी की। जीडीपी से भारत को क्या फायदा हुआ है, क्या जीडीपी में किस तरीके से ग्रोथ हुई है। साथ ही हम चाइना को लेकर यहाँ पे चलेंगे। चाइना, अमेरिका, जो भी बड़े देश हैं जो भारत को हमेशा टक्कर देते हुए नजर आते हैं, इस बार भारत उनको टक्कर देगा क्योंकि कोविड के बाद लगभग सारे देशों की जीडीपी में गिरावट आई। साथ ही अगर हम बात करें भारत की तो इतने बड़े जो अर्थव्यवस्था में यहाँ पर चरमरा बैठी थी अर्थव्यवस्था हर जगह की, तो यहाँ पर साफ देखने को मिला कि यहाँ पर जीडीपी में जो है वो सुधार देखने को मिला है। भारत में 5% जो है वो सुधार देखने को मिला है अगर हम बाकी देशों से यहाँ पर कंपेयर करते हुए देखें। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान देवेंद्र भसीन, बीजेपी प्रवक्ता हैं उत्तराखंड से। साथ ही साथ हमारे साथ हिमाचल सुशांत जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश से। उसी के साथ राजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ पत्रकार उत्तर प्रदेश से जुड़ने वाले हैं और कांग्रेस प्रवक्ता छत्तीसगढ़ से भी जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आऊंगी उत्तराखंड की तरफ। बीजेपी प्रवक्ता देवेंद्र भसीन जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी और मैं जानना चाहूंगी क्या 2014 के बाद जीडीपी में कितना उछाल आया है। और यहाँ पर अगर हम भारत की जीडीपी की बात करें तो 2014 से पहले और बाद का कंपैरिजन आप कैसे करते हैं जीडीपी को लेकर भारत में? देखिए, जो जीडीपी का आंकड़ा है जी, वो निश्चित तौर पर अपने आप में भारत के लिए बहुत उत्साहजनक है। यद्यपि कोविड काल में कई बड़े बड़े देशों की जो आर्थिक स्थिति है वो लड़खड़ा गई थी, लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व था कि हमने कोविड का भी सामना किया, उसकी बीमारी का भी हमने सामना किया और उसके बाद हम आर्थिक स्थिति को भी अपने आप को बचा सके और आगे बढ़ गए। आज दुनिया की जो सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है वो भारत है। और जैसा कि आपने भी कहा कि अभी हम 3 ट्रिलियन पर हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं अपने अगले कार्यकाल में इसको बढ़ा करके 5 ट्रिलियन ले जाना चाहूंगा। आज भारत का स्थान पूरे देश विश्व में 5वें पर है और उनका मानना है कि हम इस प्रयास से अपने आप को तीसरे स्थान पर ले आएंगे। अभी जो IMF वगैरह की रिपोर्ट आई है उसने भी बताया है कि चीन से बेहतर प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो आने वाला समय है वो वर्तमान समय है, तो अपने आप में बहुत उज्जवल है। और साथ ही मैं उत्तराखंड की बात भी करूंगा। उत्तराखंड भी लगातार दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब बात आगे बढ़ाएंगे तो उत्तराखंड के भी कुछ आंकड़े आपसे साझा करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से भारत ने अपनी जीडीपी जो 2014 के बाद वास्तविक तौर पर जीडीपी में उछाल तो आया है, लेकिन यहाँ पर हमेशा विपक्ष जो है ये कहता हुआ नजर आता है कि जीडीपी में ऐसा कुछ खास बदलाव नहीं आया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार किया जाता है जीडीपी को लेकर।
आप क्या कहेंगे, क्या वास्तव में भारत ने विकास किया है? क्योंकि अभी एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें भी ये साफ दिखाया गया है कि 5% से ज्यादा विकास जो है जीडीपी में हुआ है, यानी कि बड़ा बदलाव है भारत की जीडीपी में। ऐसा और प्रदेशों को देखा जाए, चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहां इतनी ज्यादा परसेंटेज में विकास नहीं हुआ, यानी कि जीडीपी जो है वो नहीं बढ़ी है। और भारत की बात करें तो भारत के साथ ऐसा हुआ है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, आप जो कह रही हो बात बिल्कुल सही है, 100% सच है कि भारत की जो जीडीपी है वो विकास दर को दिखा रही है। और यह भी बिल्कुल तय है कि जो आईएमएफ ने जो आंकड़ा जारी किया है अभी पिछले गुरुवार को, वो बिल्कुल साफ है कि जो आंकड़ा आया है वो जीडीपी को दिखा रहा है कि जीडीपी में विकास दर हुई है। लेकिन आप इसको देखेंगे अगर पिछले तौर से भारत को लेकर के और चीन को लेकर के अगर आप तुलना करेंगे तो चीन की तुलना में भारत की विकास दर जो है बहुत तेज है। और खाली भारत और चीन की तुलना आप ना करिए, आप अमेरिका की करिए, ब्रिटेन की करिए, किसी भी देश की करिए, तो आप पाएंगे कि सबसे तेज अगर विकास दर किसी की है तो उसकी ग्रोथ रेट भारत की है सबसे तेज। उसके पीछे कारण ये है कि आप देखेंगे कि अगर आप दुनिया के देशों की तुलना करें अगर आप भारत के साथ, तो दुनिया के सब देश इस समय जो संकट से गुजर रहे हैं, उधर आप देखिए रूस यूक्रेन को युद्ध को लेकर के, अभी फिलहाल इजराइल हमास का युद्ध हुआ, हालांकि उसका असर अभी इस पे नहीं दिख रहा है जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं। उसके पहले आप देख लीजिए कोरोना को लेकर के जो हुई, उसके पहले आर्थिक मंदी को लेकर के देश लगातार सभी देश इससे लड़ रहे हैं। और इसकी की तुलना में अगर आप भारत की बात करेंगे तो 2019 से आपको जाना पड़ेगा कि 2019 से जब कोरोना काल आया था उस समय की दर से अगर आप तुलना करें, क्योंकि भारत में क्या होता है कि तिमाही आंकड़े जो जारी किए जाते हैं वो भारत में नहीं किए जाते हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। लेकिन जो आंकड़े जारी हुए पिछले साल की तुलना में और इस साल की तुलना में, तो आप देखिए जो पिछले साल के आंकड़े जारी हुए थे उससे पिछले साल के जो आंकड़े जारी हुए उसमें पिछले साल गिरावट हुई थी। लेकिन क्या है कि गिरावट ज्यादा मैनेज नहीं कर पाए थे, इस बार उन्होंने उस गिरावट को मैनेज किया और उछाल इसीलिए उसको दिखाया जा रहा है। तो अगर आप चीन की तुलना करें तो 2000 जो चीन की जो पॉलिसी है इस समय, चीन की जो पॉपुलेशन है वो दरअसल बहुत पीछे है। उसके पीछे कारण ये है कि जो अगर आप देखेंगे तो चीन ने जो उनकी यहाँ पॉलिसी है उसको लेकर के वो आए थे 1979 में। उनके यहाँ सिंगल चाइल्ड पॉलिसी थी जिसको लेकर के उन लोगों ने कोशिश किया कि जो पॉपुलेशन उनकी बढ़े, और पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाई। और उसके बाद 2016 में उसके बाद वो सेकेंड 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आए, फिर 2020 में 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आए। तो इसके चलते क्या है कि वहां पर जो यूथ है वो यूथ बहुत कम है, और किसी देश के विकास की दर उसके यूथ पे डिपेंड करती है। और आज भारत के पास ये यूथ सबसे ज्यादा है। और अगर आप ठीक से इसका आकलन करेंगी तो 2050 तक के भारत का जो आंकड़ा है यूथ का वो बहुत तेज है। भारत के पास जनसंख्या अधिक है, भारत के पास आज आप जीडीपी की बात अगर करें कि क्यों ये जीडीपी भारत की बढ़ रही है, उसके पीछे कारण ये है कि आज दुनिया भर के देश भारत की ओर देख रहे हैं। आज चीन के ऐसी स्थितियां हो गई कि दुनिया अब चीन पे निवेश नहीं करना चाहती, दुनिया अब धीरे धीरे अपने मार्केट को समेट रही है। और भारत की जो विकास दर है उसके पीछे कारण यही है कि दुनिया भर के जो व्यवसायी हैं, चाहे आप देख लीजिए अभी जो है बड़ी बड़ी फोन कंपनियों का अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, ऐसे तमाम सारे उत्पाद अब भारत की ओर आ रहे हैं। क्योंकि भारत में क्या है कि एक बड़ा मार्केट सबका स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन हम इसके दूसरे पहलू की बात करना चाहते हैं कि ये जो आंकड़ा आया है बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे हमें समझना पड़ेगा कि जो वर्ल्ड बैंक ने जो जारी किया, रिजर्व बैंक ने जो आंकड़े जारी किए और आज आईएमएफ के जो आंकड़े आए, इन सब की तुलना अगर आप करेंगे तो इसके पीछे कुछ कड़वे सच भी हैं। कड़वे सच ये है कि अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि भारत के जो महंगाई दर है वो नहीं कंट्रोल हो पा रही है। और अब जो आगे आने वाली चुनौतियां हैं वो बेहद चिंताजनक है, भारत को चिंता में डालेंगे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि ये जो गैस के दाम घटाए गए, 200 रुपए दाम घटाए गए, वो भी आगे आने वाले विकास दर में बाधा डालेंगे। ये चुनावी वर्ष है, 2024 में चुनाव होना है। अभी दाम घटेंगे और चीजों के दाम घटाए जाएंगे, लेकिन महंगाई पर नियंत्रण सरकार नहीं कर पा रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। अभी किसानों के लोन माफ होंगे, अनाज के दाम घटाए जाएंगे, तो किसानों की आय और ज्यादा नीचे जाएगी। तो इन सबको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होगा। राजेश जी, ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। अभी मैं देवेंद्र जी के पास वापस जाना चाहती हूँ। और देवेंद्र जी, यहाँ पर 5% से अधिक विकास दर भारत का बढ़ता हुआ नजर आया है।
कोविड के बाद से जिस तरीके से भारत ने रिकवर करने की कोशिश की, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है काफी ज्यादा चरमराई हुई नजर आ रही थी कोविड के बाद, किस तरीके से भारत जो है उसने रिकवर करने की कोशिश की। और सबसे अहम बात ये सामने आ रही है कि अगर अर्थव्यवस्था की हम बात करें, यहाँ पर चाइना से ज्यादा बढ़ावा मिला है जीडीपी में, अमेरिका से ज्यादा बढ़ावा मिला है, ऐसी रिपोर्ट्स बता रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और सामने निकल के आई है कि अगर हम जीडीपी की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो लोगों का कहना है कि बेरोजगारी नहीं है, यहाँ पर रोजगार नहीं है, साथ ही बहुत ऐसे गरीब लोग रहते हैं भारत में। तो इस तरीके से जीडीपी बढ़ने से कहाँ असर, ग्राउंड लेवल पर असर इसका नहीं दिख रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे देवेंद्र जी? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि विपक्ष की एक प्रवृत्ति हो गई है भारत के अंदर कि वो हर सकारात्मक बात को नकारात्मक कहता है और बिना अध्ययन किए हुए आरोप लगा देते हैं। जैसे कभी गरीबी की बात की गई तो देश के जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि देश के अंदर जितने लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे उनकी संख्या माननीय मोदी जी के कार्यकाल में कम हुई है और गरीबी देश के अंदर कम हुई है और ये आंकड़ा सब जगह स्वीकार किया गया, लेकिन विपक्षी इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कोविड के बाद जो है स्थितियां जिस प्रकार से आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने किसी को मरने नहीं दिया, किसी को भूखा नहीं मरने दिया। ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि भारत एक मजबूत आधार पर खड़ा था, नेतृत्व हमारा कुशल था, इसीलिए ना कोई मृत्यु हुई, ना कोई भूखा मरा। और दूसरी ओर दुनिया की 2 सबसे बड़ी वैक्सीन का भी जो है आविष्कार यहाँ पर हो पाया और हमने केवल भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों को भी वैक्सीन दिया। ये सभी तो हो पाया जब हम मजबूत थे। इसके अलावा 80 करोड़ लोगों को लगातार जो है मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, तभी तो हो पाया जब हमारी स्थिति मजबूत थी। और जो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आ रहे हैं उसमें भी 2000 इसका मैं देख रहा था अप्रैल से जून का जो क्वार्टर 2023 का है उसके अंदर ये ग्रोथ 7.8 नोट की गई है, 7.8। और दूसरी बात एक और मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है विपक्ष जो मर्जी करता रहे, बेरोजगारी की स्थिति अगर आप तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसके आने के बाद बेरोजगारी की जो स्थितियां वो कम हुई है। मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, उत्तराखंड के अंदर भी जो अन्य प्रदेशों के मुकाबले जो है बेरोजगारी की स्थिति नियंत्रण में हुई है। वर्तमान में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस समय पूरे देश के अंदर एक वर्ष में 10 लाख रोजगार देने का जो अभियान चल रहा है, प्रतिमाह हम देखते हैं कि नियुक्तियां जारी की जा रही हैं। और एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि देश को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक रणनीति और अपनाई है। उन्होंने केंद्र स्तर के अलावा प्रदेशों को भी मजबूत करना शुरू किया है। वे लगातार अपने केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ प्रदेशों को भी मजबूत कर रहे हैं। और उत्तराखंड में तो हम बार बार कहते ही हैं कि हमारी यहाँ पर 2.5 लाख करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं वो केंद्र की मदद की चल रही हैं। ये स्थिति केवल उत्तराखंड की नहीं है, अन्य देश प्रदेशों के लिए भी है। और तभी हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। लेकिन नया कंसेप्ट है कि आप खुद केंद्र भी मजबूत हो और राज्य मजबूत हो। और यही कारण है कि आज उत्तराखंड भी जो है देश के अंदर जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सन 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किए करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो उत्तराखंड ये जो वर्तमान दशक चल रहा है ये वर्तमान दशक उत्तराखंड का है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारी अर्थ स्थितियां मजबूत हैं। 3 ट्रिलियन से ऊपर की अर्थव्यवस्था जो 5 ट्रिलियन पर ले जाने की बात है वो तभी हो पाएगा जब संभव। ठीक है देवेंद्र जी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मनमोहन सिंह को तो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, क्या उनकी जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त की जीडीपी और इस वक्त की जीडीपी में, नरेंद्र मोदी को तो खैर इकोनॉमिस्ट नहीं कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ नजर आई है, लेकिन विपक्ष इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जीडीपी में बढ़ावा आया है, भारत में सुधार हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। इस तरीके इन सब चीजों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्या ऐसा करारा जवाब हो सकता है विपक्ष को? देखिए, मैं आपको 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि आंख बंद कर लेने से विकास रुकता नहीं। अगर आज पूरे देश के अंदर सड़कों का जो पूरा जाल फैलाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो क्या कांग्रेस के टाइम पर हो पाया था? नहीं हो पाया था। दूसरी ओर आयुष्मान भारत की जो दुनिया की सबसे बड़ी जो मेडिकल का एक इंश्योरेंस है जनता को दिया गया है फ्री, प्रति परिवार 5 लाख रुपए का, वो किसने दिया? वो मोदी जी ने दिया। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो शिक्षा की जो नई नीति आई है वो मोदी जी के कार्यकाल में हुई है। इसी प्रकार से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे रेल का हो, आज वंदे भारत
एक के बाद एक जो रेल चल रही है, नई नई योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, पर्यटन बढ़ रहा है, देश के अंदर FDI वो आ रहा है। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ने भी देश के अंदर आकर के अपना जो है काम शुरू किया है। तो ये पूरी दुनिया के लिए उत्तराखंड जो भारत है वो एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन चुका है। तो लोगों का विश्वास है कि उत्तराखंड की सरकार मजबूत है और देश की सरकार मजबूत है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना कोई खतरे की बात नहीं है। ये विदेशी लोग जब भी आएंगे, कोई कंपनी भी हो, वो बिना रिसर्च किए हुए नहीं आते, पूरा रिसर्च करने के बाद आते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारा जो पैसा अरबों रुपए का है वो स्टेक पर है, इसलिए पूरी छानबीन के बाद ही वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सब इसलिए तो हो रहा है कि अर्थव्यवस्था ठीक है। अगर कांग्रेस के मित्रों को दिखाई नहीं देता, दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो हम हर रोज एक घोटाला सुनते थे, हमारे पत्रकार मित्र बैठे हैं, वो जानते हैं कि हर रोज एक हेडलाइन हुआ करती थी, आज यहाँ घोटाला हुआ, आज वहाँ घोटाला हुआ। दूसरी आतंकवाद की स्थिति भी हम जानते हैं। तो सेंट्रल पे भी आरोप लगाता है, हर जगह आप आरोप लगा रहे हैं कि घोटाले तो बीजेपी में भी हुए हैं। नहीं, सेंटर में कोई एक मंत्री बताइए ना। देखिए सेंटर में एक मंत्री का हमें बताइए। अच्छा, ये बात करते हैं अडानी जी की, अडानी मोदी ये शोर मचाते रहते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इनकी जो प्रदेश की सरकारें हैं कांग्रेस की, वो अडानी ग्रुप के साथ अपना सहयोग करती हैं, उनसे कहती है कि आकर के हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। राजस्थान आपके सामने तो वही बात, यही बात है देवेंद्र जी, यहाँ पर मुख्य तौर पर अडानी से मोदी जी को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को यहाँ पर डायरेक्ट अडानी से कनेक्ट करना, यानी कि उनका कहना है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को मोदी जी सपोर्ट करते हैं और उधर से उनको फंडिंग मिलती है, साफ तौर पे ये कहना है उनका। इस चीज को लेकर विपक्ष हमेशा गिरता हुआ नजर आता है, हमेशा इस मुद्दे को उठाते हुए और बीजेपी की टांग खींचती है और ये चीज साबित नहीं हो पा रही है, सच इसका साबित नहीं हो पा रहा है, लगातार ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। देवेंद्र जी देखिए, विपक्ष की एक आदत है, जो एक हिटलर का जनरल था, उसकी एक थ्योरी थी कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच हो जाएगा। उसी लाइन पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी चल रहे हैं, बोलते रहते हैं। अरे भाई, अगर कहीं घोटाला हुआ है एक तो बताओ, कौन सा घोटाला हुआ है? कोई घोटाला की बताएंगे नहीं बात। अपने घोटाला को छुपाने के लिए चोर मचाए शोर की कहावत है ना, तो वो कहावत इन पर लागू होती है। इन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले किए अपने 6 समय में कि देश का नुकसान किया इन लोगों ने। और यहाँ तक की स्थिति इनकी खराब क्या है कि अगर हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो जाके सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं। विदेश जाते हैं तो भारत की बेइज्जती करते हैं। गलवान में हमारे सैनिक चीनियों से लड़ रहे होते हैं तो ये कांग्रेस के नेता जो है चुपचाप जो है चीन के उससे राजदूत से बात करते हैं, और तो और चीन से चंदा तक ले लेते हैं। तो ये स्थिति और मनस्थितियां हैं, और ये भूल जाते हैं कि नेहरू जी के समय में 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो भारत का छीन लिया था चीन ने, और ये कुछ नहीं कर पाए। आज हमारी सरकार खड़ी है। और एक बात उत्तराखंड के नाते बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम सीमांत प्रदेश है। कांग्रेस के समय में सीमांत प्रदेशों का जो क्षेत्र था उनके विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता था, वो नीतिगत कारण था कांग्रेस का। कांग्रेस के रक्षा मंत्री जो थे उस समय एंटनी साहब, उन्होंने कहा था कि हम सीमांत क्षेत्रों का विकास इसलिए नहीं करते, अगर हम करेंगे तो चीन भी करेगा, तो हमारे एक दौड़ शुरू हो जाएगी, हम नहीं करेंगे वो भी नहीं करेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि चीन ने विकास कर लिया, हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। अब मोदी जी ने आने के बाद जो है, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के सीमांत क्षेत्र हैं, दूसरे क्षेत्र हैं, और विकास करना प्रारंभ किया है। आज हमारी सेनाएं बिल्कुल सामने मोर्चे पर खड़ी हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कल बिल्कुल सीमा पर जाने वाले हैं, उत्तराखंड के अंदर गुंजी में, और उससे भी आगे। तो ये बिल्कुल दृश्य बदल गया है। ठीक है। राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कि विपक्ष हमेशा जो है आरोप लगाता हुआ नजर आता है, हम घोटालों की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, जैसे कि मैंने गरीबी की बात की देवेंद्र जी से, कि विपक्ष हमेशा कहता है कि गरीबी खत्म नहीं हुई है। तो उनका ऐसा कहना है, विपक्ष की बात करी कि ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, यहाँ पर हर चीज की बात हो रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे गरीबों पे, किसानों पे यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, गरीबों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सारी चीजों को हमेशा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरते हुए विपक्ष जो है नजर आती है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, विपक्ष के सवाल जो है नाजायज नहीं है। विपक्ष जो चीजों को उठा रहा है वो बिल्कुल सही है। अगर आप जीडीपी का आकलन करेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, इन तीनों सेवाओं को अगर आप जोड़ेंगे और देखेंगे तो कहाँ इजाफा हो रहा है। आप इन सारे सेक्टर्स में आप देख लीजिए तो सेवा कर और व्यय और लागत,
दोनों को नापेंगे तभी तो आप जीएसटी का सही आकलन कर पाएंगे। तो उसका जो विपक्ष का सवाल है वो नाजायज सवाल नहीं, विपक्ष बिल्कुल सही कर रहा है। आप बताइए पिछले अभी जो जीडीपी का आंकड़ा आया, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ठीक से पाएंगे तो निजी खपत की जो वैल्यू है वो जीडीपी के मुकाबले कहाँ बढ़ रही है? आप बताइए कहाँ से बढ़ती नजर आ रही है? ठीक है, यानी कि राजेश जी आप ये कहना चाहते हैं कि जीडीपी बढ़ी नहीं है 2014-13 के बाद? जीडीपी बढ़ी है, लेकिन अब उसको सेक्टर वाइज अगर आप बांटेंगे तो जो टैक्स से होने वाली आय है उसमें कहाँ इजाफा हो गया है? आप बताइए कहाँ इजाफा हो गया? और निजी व्यय अगर आप लोगों की देखेंगे तो निजी व्यय में कहाँ इजाफा हो गया है? पिछले साल देश के 100 अरब व्यापारियों की आय बढ़ गई है, 100 अरबपति बन गए हैं। अगर आप उनकी आय देखेंगे तो 12,97,822 करोड़ रुपए आया है। और अगर आप देश के गरीबों की संख्या जोड़ लेंगे तो ये करीब जो है 13 करोड़ 80 लाख के आसपास आती है। तो क्या इन लोगों को ये आय मिल पाई है? देखिए देवेंद्र जी, राजेश जी का कहना है कि सेक्टर्स की बात लेकर हम करें तो यहाँ पर पर्टिकुलर सेक्टर में कोई इजाफा नहीं हुआ है। जीडीपी में जरूर बढ़ावा हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर बढ़ावा नहीं। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए रियल एस्टेट पहली बात तो है कि जीडीपी अगर बढ़ी है तो सेक्टर्स का आधार पर तो बढ़ेगी। जीडीपी के ऊपर से नहीं आती और सेक्टर नीचे नहीं होते, पूरा कुल आंकड़ा होता है वो सारे सेक्टर्स के विकास को जोड़ करके होता है। देवेंद्र जी से मैं पूछ रही हूँ, राजेश जी सुन लेते हैं देवेंद्र जी को थोड़ा सा। देवेंद्र जी बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि अगर जीडीपी कुल आंकड़ा है वो कुल आंकड़ा अलग से तैयार नहीं होता, वो सभी सेक्टर्स को जोड़ करके होता है। तो हमारे पत्रकार मित्र राजेश जी से मेरा विनम्र निवेदन है कुछ सेक्टर तो बताएं किस सेक्टर में पिछड़े हैं। और दूसरी बात है, चाहे कृषि का क्षेत्र हो चाहे कोई और क्षेत्र हो, कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे 80 करोड़ लोगों को अगर हम खाद्यान्न मुफ्त दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर उत्पादित तो हुआ होगा। राजेश जी सेक्टर बताइए, आप किन सेक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें इजाफा नहीं हुआ है? मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल सर्विसेज की बात देख लीजिए, उसमें इजाफा नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट तो उसमें इजाफा नहीं हुआ है। प्रोफेशनल सर्विसेज की देख लीजिए, फाइनेंशियल सर्विसेज की आप देख लीजिए, किस सेक्टर में इजाफा हो गया है। जो लोग आंकड़े वहां पर बढ़ गए हैं क्योंकि जो लोग बाहर से कंपनियां आई हैं उनको यहाँ पर सस्ती दरों में जमीन दे दी गई है। उनको यहाँ पर कंपनियों ने, भारत सरकार ने बड़े बड़े लोन उपलब्ध करा दिए हैं। तो वो आंकड़ों में वृद्धि दिखाई पड़ रही है क्योंकि निवेश यहाँ पर ज्यादा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ कहाँ पर है? देवेंद्र जी, प्रोफेशनल सर्विसेज में इजाफा नहीं हुआ है, फाइनेंशियल सर्विसेज में इजाफा नहीं हुआ है। राजेश जी का कहना है सिर्फ और सिर्फ निवेश की वजह से यहाँ पर जीडीपी बढ़ी है। देखिए पहली बात तो है कि फाइनेंशियल सर्विसेज का भी इजाफा भी हुआ है। कारण यह है कि आज जो जनधन खाते हैं पूरे देश के अंदर वो 50 करोड़ से ऊपर के हैं। पहले गरीब आदमी के लिए बैंक जाना ही जो है वो मुश्किल हो गया था, वो जा ही नहीं पाता था। मोदी जी ने कहा कि जो बैंक है वो गरीब आदमी के लिए है और इसीलिए जीरो उस पर जो है क्या कहते हैं जीरो उस पर बैलेंस पर जो खाते खोलने शुरू हुए और बैंक वालों को टारगेट दिए गए कि आप खाते खोलिए। आज आम आदमी जो है वो निश्चित तौर पर बैंक से जुड़ा हुआ है। आज केंद्र से जितनी भी सहायता आ रही है आम आदमी के खाते में जा रही है, चाहे किसान सम्मान निधि हो या किसी और सेक्टर की बात हो। एक बात। दूसरी पर अगर मैं आईटी पर आता हूँ, आज जो है हमारा एक सब्जी वाला, एक पान वाला और यहाँ तक कि हवा भरने वाला जो टायर में है वो भी अपना पेटीएम लिए बैठा है कि आप मुझे भुगतान जो है वो इससे अपने 10 रुपए भी मैंने कल ही किया एक को भुगतान 10 रुपए भी कहा था मुझे पेटीएम कर दीजिए। तो ये क्रांति आ गई है देश के अंदर, वो क्या दिखाई नहीं देता। आज जो है पूरे देश के अंदर जो सड़कों का जाल, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं? इसी आधार पर बन रहे हैं। इसी प्रकार से फार्मा सेक्टर में आज भारत जो है कितना बड़ा कि विदेशों को दवाइयां निर्यात कर रहे हैं। और तो और मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना प्रारंभ की है वो एक आम आदमी के फायदे की कही है कि जेनेरिक दवाएं जो ब्रांडेड दवाइयों से करीब आधे से भी सस्ती हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है। तो कौन सा सेक्टर है? मैंने आयुष्मान की बात कही, हेल्थ सेक्टर को अगर हम ले लें तो 50 करोड़ लोगों को जो है ये जो है दिया गया है। महिलाओं के लिए एक उज्ज्वला योजना हमारे सामने है, 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को जो है गैस सिलेंडर बांटे गए हैं। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए काम हुआ है। ये तभी हो पाया है कि हमारी एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, हमारे पास धन है और मोदी जी धन को खर्च कर रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो वो कहा करते थे कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूँ 100 पैसे तो नीचे 15 या 18 पैसे आते हैं। यानी कि बीच के जो 82-88 पैसे हैं वो खा जाते हैं। कौन खाता है?
कांग्रेस नेता ही खाते होंगे या अधिकारी खाते होंगे। आज वहां से प्रधानमंत्री जी अगर 100 पैसे भेज रहे हैं तो सीधा गरीब के खाते में 100 के 100 पैसे आ रहे हैं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। हमने सारी व्यवस्था को बदल दिया है। तो एक भारत, नया भारत है ये, इसको हमारे मित्रों को समझना पड़ेगा। देश पहले होता, राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन देश के विकास में सबकी सहभागिता हो, इससे देश और बढ़ता है। अभी आप उसमें देखिए ना क्या स्थितियां हैं, इजराइल और जो हमास का युद्ध हो रहा है, पूरा इजराइल खड़ा है एक साथ होकर के, और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो दृश्य आप देख रहे हैं। तो ये विपक्ष की जो एक मानसिकता है उसको बदलने की बहुत जरूरत है। राष्ट्र हित को पहले माने, और विकास, सरकार गलत कर रही है जरूर कहिए कि आपका अधिकार है, लेकिन बेबात को मुद्दा बनाना, झूठे आरोप लगाना, बाद में उच्चतम न्यायालय में माफी मांग लेना, ये सब बातें ऐसी हैं जो कि विपक्ष के लिए भी शोभा नहीं देती और देश और सम्मान भी गिरता है। देवेंद्र जी, हमारे साथ हिमाचल सुशांत जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश से। सुशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर, और यहाँ पर हम जीडीपी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि जीडीपी में इजाफा हुआ है, और इजाफा हुआ है तो किस तरीके से, अगर हम कंपेयर करें 2014 के पहले और 2014 के बाद की जीडीपी को, तो किस तरीके से आप देखते हैं इजाफा हुआ है और कि नहीं हुआ है? आपके इसमें ओपिनियंस क्या है? मैं देवेंद्र जी से एक सीधा सीधा प्रश्न पूछना चाहूंगा जी। सीधा प्रश्न यह है देवेंद्र जी, 2014 से पहले भारत में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या था, आज अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है? नंबर 2, 2014 से पहले, मैं सीधा आपसे ही पूछ रहा हूं देवेंद्र जी, आपकी नेट सेविंग क्या और आज की तारीख में आपकी नेट सेविंग क्या है? मुझे इन 2 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए, उसके बाद सब लोग समझ जाएंगे। मैडम, आप एक न्यूज चैनल में काम कर रही हैं, 2014 से पहले की अर्थव्यवस्था भी आपने देखी होगी, उस समय आपकी मनी सेविंग होती थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है आज 2023 में आपके पास मनी सेविंग कितनी है? ये तो बिल्कुल माउथ टू हैंड है, मतलब जितना पैसा आ रहा है उतना खर्च हो रहा है। यानी कि हिमाचल जी, आपका ये कहना है कि महंगाई बढ़ी है, साफ तौर पे आपका ये कहना है? देवेंद्र जी, डेफिनेटली पैसे की वैल्यू घटी है। देवेंद्र जी, देखिए, इनको मैं आप एक चीज देखिए, अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। क्या इस प्रकार की जीडीपी की कल्पना कर रहे हैं हम लोग? देवेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा सुन लेते हैं उनको। देवेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। देखिए, पहले तो जब ये कह रहे थे ना कि मनमोहन सिंह जी के समय की बात करें, तो मैं भी मेरे सामने आंकड़ा को पढ़ के सुना देता हूँ। जीडीपी ग्रोथ रेट वॉज सेम ड्यूरिंग मनमोहन सिंह लेड यूपीए 10 years at 6.8%। 6.8%, तो बहुत बड़ी बात की जा रही थी ना, तो मैं कहना चाहूंगा। और जो एवरेज इस समय है 2014 से 20 तक का, ये 10.8% है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आंकड़ा बोल रहा है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह जी के समय में जो है, जो घोटाले हुए, उन्होंने देश की कमर तोड़ दी, उन्हें पूरी व्यवस्था को खराब कर दिया, और वो घोटाले ही मनमोहन सिंह जी की सरकार को लेकर के डूब गए। हमने पूरी व्यवस्था को बदला। हम कह रहे हैं घोटाले जो है उस पर हम तो अपना कार्रवाई हो रही है, जो अपना कानून करेगा, लेकिन हमने एक व्यवस्था जो दी है वो एक ईमानदारी की दी है, भ्रष्टाचार विहीन दी है। वो उस समय नहीं था। उस समय मनमोहन सिंह जी तो एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाले प्रधानमंत्री थे, सारी फाइलें सोनिया जी देखा करती थी। और दुर्भाग्य इस देश का कि सोनिया जी, जिनका कोई इसमें लोकल स्टैंडर्ड नहीं था, वे अप्रूव करती थी कि कौन सी फाइलें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, ये स्थितियां हैं। हिमाचल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देवेंद्र जी, हिमाचल जी, क्या मनमोहन सिंह को कंट्रोल किया जाता था, यहाँ पर कहा जा रहा है, और साफ तौर पे देवेंद्र जी का ये कहना है कि जीडीपी में तो इजाफा हुआ है, वहाँ पे उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बता दिया आपको, किस तरीके से वहाँ पर परसेंटेज भी आपको बता दिए। क्या कहेंगे आप इस पे? मैडम, मैं तो एक सीधा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, देवेंद्र जी उसको कहाँ भटका रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ अमीर अमीर हो रहे, गरीब गरीब हो रहा है। क्या आप अपने आस पड़ोस में नहीं देख सकते? क्या आप अपने रिश्तेदारी में नहीं देख सकते? क्या आप अपने परिवार में नहीं देख सकते? देखिए, फैक्ट्स को प्रेजेंट करना बड़ा आसान सा काम है। आपने अपना मोबाइल उठाया और वहां से डाटा उठा के बोल दिया। हम बिना डाटा के आस पास को देखकर बोल रहे हैं। कहाँ है वो जीडीपी? किस जीडीपी की बात कर रहे हैं आप? अगर आपकी 3.5 लाख मिलियन ट्रिलियन आपकी इकोनॉमी क्रॉस हुई है, तो आप ये भी देखिए कि पैसे की वैल्यू कितनी घटी है। आप इस चीज का क्यों नहीं ले रहे हैं? जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय पैसे की वैल्यू क्या थी? उस समय रुपीज की वैल्यू क्या थी? आज की तारीख में रुपए की वैल्यू क्या है? क्या आप देवेंद्र जी ये चीज भूल गए? मेरा सीधा प्रश्न आपसे ये है, आप सच्चाई से आंखें मोड़ रहे हैं।
डीमोनेटाइजेशन के बाद देवेंद्र जी, हमारी जो यहाँ देश पर की हिमाचल जी का अर्थव्यवस्था साफ है वो कहना है, टूट चुकी है। हिमाचल जी का साफ कहना है कि गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, यहाँ पर महंगाई बढ़ी है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर साफ तौर पे ये नजर आ रहा है कि जीडीपी ग्रोथ तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वास्तविक ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे भी ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा है और गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। बाकी जो अमीर है वो तो अमीर होते ही जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पहले मैंने शुरू में कहा कि हमारे कांग्रेस के मित्र एक तरफा आरोप लगाने में ही महारत हासिल रखते हैं। मेरा निवेदन राजेश जी से केवल ये है, हाँ। अपने कांग्रेस के मित्र से ये है जी। कि जो देश के अंदर गरीबी रेखा के नीचे का आंकड़ा है, हाँ। मनमोहन सिंह जी के समय का और वर्तमान का हाँ। आप तुलना कर लीजिए ना। आज देश के अंदर वो आंकड़ा कम हुआ है, गरीबी कम हुई है देश के अंदर, पहली बात। पर कैपिटा जो इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, उसमें हमारे यहाँ पर वृद्धि हुई है। और तीसरी बात, इंडस्ट्रियल जो उसकी बात अभी हमारे मित्र कर रहे थे, आज जो सेंसेक्स है वो किस ऊंचाई पर है? किस ऊंचाई पर है? आज से पहले इतना कभी नहीं हुआ। बावजूद इसके काफी झटके लगे, कोविड भी आया, सब कुछ हुआ, आज सेंसेक्स जो है वो बिल्कुल ऊंचाई पहुंच गया। तो कैसे हो गया ये सब इसीलिए हो रहा है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था है और सेंसेक्स का निर्धारण सरकार नहीं बहुत ही करती। कम शब्दों में मैं इसका आपसे जवाब चाहूंगी, बहुत ही कम शब्दों में, क्योंकि समय बहुत कम है। जीडीपी अदानी, अंबानी और मोदी के मित्रों को दर्शा रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति में जो इंसान है, जो भारतीय है, जो गरीब भारतीय है, को नहीं दर्शा रहा है। और ये वास्तविक स्थिति भाजपा समझने को तैयार नहीं है। आंकड़ों के मायाजाल में अपने आप को उलझा रही है, लोगों को दिखा रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, ना ये आपसे छुपी है, ना ये मुझसे छुपी है। आज अगर बीजेपी को मोबाइल आंकड़े पड़ रहे हैं यूं करके, तो उसके पीछे कारण सिर्फ एक है कि अगर इन्होंने पिछले 10 सालों में देश की इकोनॉमी को सुधारा होता तो आज आंकड़े दिखाने की जरूरत नहीं। मेरे प्रश्नों का देवेंद्र भाई उत्तर देते, लेकिन ये असफल हुए क्योंकि सच्चाई सबके सामने है, जग जाहिर है। गरीब गरीब, अमीर अमीर, मोदी मोदी। आप गरीब किसानों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे जो आत्महत्या कर रहे हैं? आपने डायरेक्ट जो किसानों को फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी मिलती थी वो बंद कर दी। आपने जो गृहिणियों को डायरेक्ट सब्सिडी मिलती थी सिलेंडर्स की वो बंद कर दी। और आप कह रहे हैं आपकी जीडीपी में इजाफा हुआ है। वो सिलेंडर जो कांग्रेस के समय में 400 रुपए का होता था, आज भाजपा के समय में 1300-1400 रुपए का है। इसका जवाब दीजिए मुझे देवेंद्र जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देवेंद्र जी और राजेश जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास समय सीमा की काफी कमी है। इस विषय पे हम विस्तार में बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम जीडीपी की बात कर रहे थे, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे। अर्थव्यवस्था सुधरी है, जीडीपी देश के भीतर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस सभी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू होती है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो भी विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। जब इकोनॉमी हेल्दी होती है तो आमतौर पर बेरोजगारी का लेवल कम होता है। यहाँ पर हमने बेरोजगारी को लेकर भी बात की, गरीबी को लेकर भी बात की, ये सारे मुद्दे सामने आए। यहाँ पर विपक्ष हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जो है केंद्र सरकार को हमेशा लपेटते हुए नजर आता है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर आंकड़े ये बता रहे हैं कि जीडीपी जो है यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, और यहाँ पर जीडीपी में ग्रोथ जरूर हुई है। अगर हम 2014 से लेकर अभी तक के आंकड़े देखें तो जीडीपी में ग्रोथ साफ तौर पे नजर आई है। फिलहाल के हमारे इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।